हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। तो लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास ये बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई भी हमारे पास एक चार्ज है तो क्या होगा, ये हमारा एक चार्ज होगा। तो इसके आसपास क्या होगा, इसके आसपास यहाँ पर एक फील्ड प्रेजेंट होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा चार्ज ले जाके देखेंगे, यहाँ पर जैसे कोई हमने दूसरा चार्ज ले लिया Q0, तो यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा चार्ज इसके पास ले जाके देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो चार्ज था हमारा, इसके पास क्या है, एक फील्ड प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके आसपास, इस चार्ज के आसपास का ऐसा रीजन जहाँ पे क्या होगा, ये कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको फील किया जा सकेगा, एक्सपीरियंस किया जा सकेगा। तो हम यह कहेंगे कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर क्या होगा, ये है द स्पेस around a charge, the space around a charge in which its electrostatic force can be experienced or felt। तो ये क्या है, ये किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन है जहाँ पर उसको क्या किया जा सकेगा, उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको क्या किया जा सकेगा, फील किया जा सकेगा, एक्सपीरियंस किया जा सकेगा। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ये जो चार्ज था यहाँ पर, इसके आसपास क्या है, इसके आसपास जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम किससे टेस्ट कर रहे हैं, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं ये चार्ज से। तो इस चार्ज को हम क्या करेंगे, इसके पास ले जाके देखेंगे। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लगता है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ये जो चार्ज है इसे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या होता है, ये बहुत ही स्मॉल होता है। इसको हम इतना स्मॉल रखते हैं कि ये जो चार्ज है जब हम इसको इसके पास लेके आ रहे हैं तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो चार्ज है, इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से इसको हम बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज की। इस चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जो फील्ड है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज के आसपास का वो रीजन है जहाँ पर उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको क्या किया जा सकेगा, फील किया जा सकेगा। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। और उसको हम इस चार्ज से टेस्ट करें तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, वो हम क्या बताते हैं, जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम ए से डिनोट करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। और यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने Q0 चार्ज लिया है, टेस्ट चार्ज लिया है, इसको जितना स्मॉल हो उतना हम स्मॉल रखते हैं। तो इसलिए हम लिमिट लगाएंगे और जो Q0 होगा उसको हम टेंड करवाएंगे 0 को, क्योंकि ये जो चार्ज हमारे पास ये स्मॉल चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं। ये अगर हम चार्ज ले लेते हैं कैपिटल Q, तो यहाँ पर कोई दूसरा हमारे पास एक चार्ज है टेस्ट चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में लेके आएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच का वो r है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या लिखेंगे, जो फोर्स होगा हमारे पास
वो होगा, मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा 1/4πε0 कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कैपिटल Q, यहाँ पर Q0 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा r²। ये हमने फोर्स लिख दिया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लिखेंगे E का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, फोर्स मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q0 और डिवाइड बाय r² और डिवाइड करेंगे हम Q0 से, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है 1/4πε0, तो ये होगा हमारे पास Q डिवाइड बाय r²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा जो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जैसे है, जब यहाँ से अगर हम इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखें, अगर Q को भी कांस्टेंट रखें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस इधर बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ अगर हम बनाएं, तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस लें, तो जो इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जब r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, यानी r अगर इनफाइनाइट अप्रोच होगा तब होगा यहाँ पर ये 0 को अप्रोच होगा। यहाँ पर अगर r जो है वो इनफाइनाइट होगा तो E की जो वैल्यू है वो 0 को अप्रोच करेगी। तो इस वजह से जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो क्या आएगा कि अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, वो जो ग्राफ आएगा हमारे पास इस टाइप का ग्राफ आएगा ये। तो इस टाइप का जो ग्राफ है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ आएगा किसी भी चार्ज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड में जो है हमने फॉर्मूला निकाला। अगर हम सेम वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या लगाते हैं, हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो जो होगी हमारे पास, उसके लिए क्या होगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q डिवाइड बाय क्या होगा r², और r यहाँ पर यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ पर जो r यूनिट वेक्टर है वो क्या है, वो इधर है इस डायरेक्शन में। ये जो है हमारा ये r यूनिट वेक्टर है जो हमारा इस डायरेक्शन में है। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो जैसे देखिए पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के केस में यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, एरो ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से। ये क्या बताएंगे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताएगा। तो सेम अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करें तो ये जो लाइंस होंगी ये हमारी इस तरीके से होंगी। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो ये बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है और स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इससे हम क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएंगे। तो अब देखिए, अब ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं उनकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म होती है। तो इसका मतलब ये जो कर्व है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्टीन्यूस कर्व नहीं, यानी कि वो क्लोज पाथ नहीं बनाती। तो इसका मतलब वो क्या है, वो डिसकॉन्टीन्यूस कर्व है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी हमारी वो होगी कि दे आर डिसकॉन्टीन्यूस कर्व लाइंस।
यानी कि वो क्या होगी, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएंगी, और वो ख़त्म हो जाएंगी। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि दे आर डिसकंटिन्यूअस कर्व लाइन, यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा जो होगा हमारा, देखिए जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई हैं, ये यहाँ नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव से इस तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। तो दे आर डिसकंटिन्यूअस, ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है। इसको हम यहाँ और अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएंगी, क्लोज पाथ नहीं बनाएंगे। इस डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज पाथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये होगी। दूसरा जो होगा कि जो क्लोजनेस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास हैं तो वो क्या बताएगा कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्लोजनेस है, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows the strength of फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या बताएगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर स्ट्रोंग है और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर वीक है। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चार्ज के आसपास क्या है, ये सारी की सारी जो लाइंस एक दूसरे के पास है। लेकिन जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे लाइन एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से बनेंगी। तो चार्ज के पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस है वो कम है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें और एक पॉइंट को अगर हम यहाँ पर ले लें, ए पॉइंट और बी पॉइंट ले लें, तो ए पॉइंट पे क्या है, ए पॉइंट पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास है। तो इसका मतलब जो ई ए है वो क्या हो जाएगा, ई बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ए पॉइंट पे ज़्यादा है, बी पॉइंट पे क्या होगी, वो कम होगी। तो इसका मतलब ये कि जो क्लोजनेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो क्या बताती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड बताएगी। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, जो हमारा रहेगा कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट को अगर हम किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी। यानी कि देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ये है तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूँ तो इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो टेंजेंट जहाँ पर भी हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे वो क्या बताएगी, उसकी जो डायरेक्शन है उसको बताएगी। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो क्या होगा, वो ये होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर करेंगी तो वहाँ पर कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर एक फील्ड लाइंस ये होगी और एक फील्ड लाइंस यहाँ पर एक होगी। अगर इसमें इस पॉइंट पर मान लेते कि इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो डायरेक्शन होगी टेंजेंट के, एक ये हो गया एक ये हो गया। यहाँ पर टेंजेंट दो तरीके से ड्रॉ हो सकती है, एक हमारी इस तरीके से और एक हमारी इस तरीके से। तो ये जो है ये दो डायरेक्शन हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है पॉसिबल, तो इसका मतलब हमारी जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो आई होप आप लोगों को ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये क्लियर हुई होगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होता है।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होती है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगी, जब भी हम दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को कुछ डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखेंगे तो वो डाइपोल की फॉर्मेशन करेंगे। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर एक चार्ज ले लें -q और यहाँ पर एक चार्ज हो गया हमारे पास +q, इनको हम क्या करते हैं कुछ ना कुछ सेपरेशन पे रखते हैं, तो ये है हमारे पास एक डाइपोल की फॉर्मेशन करेंगे। तो जो डाइपोल की फॉर्मेशन होगी, अब देखिए इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो सेम है, ये भी -q ये +q, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, q हो गया। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को जब हम कुछ से सेपरेशन पे रखेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये दो चार्ज हो गई, ये इसका सेंटर हो गया डाइपोल का। तो अब ये जो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ये जो डिस्टेंस है डाइपोल के बीच का ये 2a ले लेते हैं। तो 2a क्या है, ये सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस हो गया। तो ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे कि डाइपोल की फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर ये 2a है तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये भी a होगा हमारे पास, और ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास a होगा। तो ये हमारे पास एक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगी, जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by some distance, कुछ डिस्टेंस से अगर हम उनको सेपरेट करेंगे तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मेशन करेंगे। यानी इक्वल और अपोजिट चार्ज जब क्या होंगे, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल होता है, HCl का जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जो है H और Cl है, हम इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि जो क्लोरीन है वो क्या होता है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको अपनी तरफ शिफ्ट करके रखता है। तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो ये क्या है, ये भी एक डाइपोल है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर NaCl का मॉलिक्यूल ले लें तो उसके ऊपर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बीच में बॉन्ड रहता है, तो ये भी क्या है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये क्या होते हैं, ये एक डाइपोल की फॉर्मेशन करके हमेशा रखते हैं। तो डाइपोल के अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे, उसको क्या करेंगे हम, उसको कुछ सेपरेशन पे रखेंगे, और कुछ सेपरेशन पे रखेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर डिस्टेंस 2a लिया, यहाँ पर L भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम स्टडी करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड separation between two charges. It is the product of magnitude of either charge and separation between two charges. इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डाइपोल मोमेंट कहेंगे। तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होगा उसको हम P से डिनोट करेंगे। ये क्या होगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, यानी कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको हम क्यों लेते हैं और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट की फॉर्मेशन होगी। अब अगर हम इसकी यूनिट देखेंगे तो यूनिट के लिए यहाँ पर जो चार्ज है इसकी हम यूनिट लिखते हैं कूलाम, और ये डिस्टेंस है तो ये मीटर, तो कूलाम मीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो कूलाम मीटर क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। तो अब वैसे इसकी अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें कि जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास ये बताता है कि जो मॉलिक्यूल है वो कितना पोलर है। फिजिकल सिग्निफिकेंस में ये आएगा, जो मॉलिक्यूल है उसकी पोलैरिटी कितना वो पोलर है, कितना उसके ऊपर चार्ज है,
ये क्या बताएगी, हमारा डायपोल मोमेंट बताएगा। जितनी ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगी उतना ही जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, वो ज़्यादा पोलर होगा, ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा। ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे यहाँ से हमें पता भी लग रहा है कि Q की वैल्यू बढ़ेगी तो P की वैल्यू बढ़ेगी, और 2a की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, P की वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ेगा, पोलैरिटी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल की वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो उससे हमें पता लगेगा कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या हमारा वो पोलर मॉलिक्यूल है, वो कितना पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये हमारे पास डायपोल मोमेंट की फॉर्मेशन होगी। अब हम आगे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल की वजह से हमें कैलकुलेट करने को, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल लेंगे, और जो हमारा फर्स्ट केस रहेगा वो हमारा रहेगा ऑन एक्सियल लाइन, यानी एक्सियल लाइन के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायपोल लेते हैं, यहाँ पर ये चार्ज हो गया -Q, इधर जो हो गया हमारा ये +Q, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा सेंटर ऑफ डायपोल। तो जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास ये हो गया हमारा 2a। तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास a, और ये भी होगा हमारे पास a। ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल बनाई। अब देखिए इसमें जो एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन ये जो लाइन होती है यहाँ पर इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम P पॉइंट ले लेते हैं, और ये इसकी जो डायपोल है इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर है, और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से हमारा ये r डिस्टेंस हो गया यहाँ पर। तो r डिस्टेंस के ऊपर P कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो अब हम अगर इस डायग्राम में देखें तो जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होगा वहाँ पर ये मानेंगे कि वहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है +1 वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब इस केस में यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर पॉजिटिव गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ पर इसकी वजह से जो फील्ड आएगी, इसकी वजह से जो फील्ड लगेगी वो इधर होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, और इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं E। ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी इधर होगी, इसको हम लिखेंगे E2। तो एक फील्ड हमारी इधर है, एक फील्ड हमारी इधर है। तो अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो दोबारा से देखेंगे एक बार, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक डायपोल ली, एक हमने पॉइंट चार्ज -Q, दूसरा पॉइंट चार्ज +Q, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2a है। ये जो माइनस चार्ज है यहाँ और ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर P पॉइंट पे हमें एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो जो ये P पॉइंट है, अब ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो जहाँ पर हमें फील्ड को कैलकुलेट करना है वहाँ पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया तो जो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर होगी E1, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो होगी इधर। ये पॉइंट हम ले लेते हैं B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो हमने E = 1/4πε0 Q/r² पढ़ा है। तो अब हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -Q is, तो इलेक्ट्रिक फील्ड -Q चार्ज की वजह से क्या होगी, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो E1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q/, अब देखिए माइनस जो चार्ज है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो r है ये a है, तो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का r+a होगा, तो ये हो जाएगा हमारा r+a और उसका क्या होगा स्क्वायर, और ये किधर होगा अलोंग। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन है ये इधर है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे अलोंग PA। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 आ गई। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज +Q is, +Q चार्ज की वजह से क्या होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगी हमारी E2, और ये होगा हमारे पास 1/4πε0
क्यू बाय, अब की बार जो प्लस क्यू चार्ज है इसका जो डिस्टेंस होगा ये टोटल आर था, इसमें से ए को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर माइनस ए स्क्वायर। और ये जो फील्ड होगी E2 इसकी जो डायरेक्शन है ये है, तो अलोंग क्या लिखेंगे पी बी। तो ये हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली। अब यहाँ पर जो पी पॉइंट हमने लिया है जहाँ पर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को माना है, इस पे एक फील्ड हमारी इधर है एक इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी ये क्या हो जाएगी E2 माइनस E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी E2 माइनस E1। यहाँ पर देखिए ये जो चार्ज है ये इस पी पॉइंट के पास, तो इसका मतलब जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 वो ज़्यादा होगी, ये चार्ज दूर है तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, वो कम होगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है वो हमने लिखी है E2 माइनस E1। तो अब हम इसको पुट करेंगे तो दोनों में से देखिए यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यों यहाँ पर भी है क्यों, तो ये चीज़ कॉमन आएगी। तो क्यू बाय क्या लिखेंगे, ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो अंदर आएगा हमारे पास वो आएगा आर माइनस ए स्क्वायर, माइनस करेंगे 1/r प्लस ए का स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर कॉमन लिया। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्यू डिवाइड बाय ये आएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आर माइनस ए और आर प्लस ए, और इसका कंप्लीट का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये यहाँ आएगी, तो यानी कि आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। तो ये हमने एलसीएम लेने के बाद लिखा है। उसके बाद हम लिखते हैं, उसके बाद इसको और सोल्व करते हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास ये आएगी क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR, नेगेटिव साइन को एडजस्ट करेंगे और नीचे जो करेंगे हम नीचे करेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करेंगे, ये 4AR हो जाएगा। तो क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4AR और डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर। तो ये जो है 4AR इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं Q इंटू 2A इंटू 2R, ये लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये होगा हमारा, यहाँ से Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट है अभी हमने पढ़ा, तो यानी कि ये हो जाएगा P 2PR डिवाइड बाय क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका क्या होगा स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अगर हम यहाँ पर एक कंसीडर करें, अगर हमारे पास ये जो पॉइंट P है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, यानी कि स्पेशल केस के अंदर अगर हम इफ ये जो R पॉइंट है ये क्या है ग्रेटर देन A है, तो इस केस में क्या होगा, जो A होगा वो बहुत स्मॉल हो जाएगा और इसका जो स्क्वायर करेंगे हम वो और भी स्मॉल होगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, तो ये आएगी हमारे पास, A को नेगलेक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2PR डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा हमारा r⁴। फिर इससे यहाँ पर कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। तो ये हमारे पास यहाँ पर फाइनल फार्मूला बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी डाइपोल के केस में एक्सियल लाइन पे वो क्या होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी r³। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी r³ के। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ में एक माइनस साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2P डिवाइड बाई
4πε0 r³। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आई होप आपको ये जो चीज़ है ये समझ में आई होगी।